हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत तनाव को कम करने के क्या उपाय हैं, तनाव को कम करने के क्या उपाय हैं या क्या जो है उसके युक्तियां हैं जिससे हम तनाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि अध्यापक जो है बालकों के जब तक तनाव को नहीं दूर कर पाएगा तब तक उनको शांति और स्वतंत्र रूप से अध्यापन या अध्ययन के योग्य नहीं बना पाएगा। इसलिए तनाव को दूर करना बहुत आवश्यक होता है। ख़ास तौर से हम बाल विकास यानी बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था, खास तौर से बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था के अंतर्गत तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास सामान्यतः व्यवहारिक और उसके मानसिक स्तर से दूर करने का प्रयास करेंगे या कैसे दूर किया जाएगा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम बताए थे आपको कि तनाव सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। एक दबाव, दूसरा चिंता, तीसरा द्वंद्व, चौथा कुंठा। दबाव में मान सम्मान, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति जो भी है, बाहरी परिस्थितियों की वजह से दबाव बनता है, इसलिए तनाव उत्पन्न होता है। चिंता, भय और आशंका की स्थिति होती है, तब भी तनाव बनता है। द्वंद्व, जहाँ निर्णय लेने या मूल्यांकन का वैल्यू करने के संदर्भ में जहाँ द्वंद्व होता है, क्या सही क्या गलत है, न्याय के संदर्भ में भी तनाव उत्पन्न होते हैं। वही कुंठा, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हुआ बालक भी तनाव का शिकार बनता है। तो सामान्यतः ये तनाव सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं या दोनों मिली जुली परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो जो तनाव की दोनों स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में अब अध्यापक कौन कौन सी गतिविधि अपनाए कि बालक का तनाव को कम कर सके। तो अगर बात करें इसमें प्रत्यक्ष का तात्पर्य होता है कि बालक और परिस्थिति के बीच में प्रत्यक्ष क्रियाओं यानी एक प्रकार से उसका स्वयं भाग लेने की वजह से किस प्रकार से कम कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब उसको मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत वह स्वयं अपने आप को कैसे तनाव मुक्त कर सकता है। इन दोनों का हम जो है इसमें जिक्र करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष का मतलब यानी परिस्थिति और अधिगमकर्ता दोनों आमने सामने हैं, दोनों में अंतःक्रिया हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे तनाव कम करेंगे। पहला है आक्रामक व्यवहार को अपनाना। अध्यापक को करना चाहिए ये कि बालक के अंदर जो कुछ भी तनाव है, जो कुछ भी व्यवहार है, जो कुछ भी वो समझता है, जो कुछ भी तर्क देता है, जो कुछ अपनी योग्यता के संदर्भ में, अपनी जानकारी के संदर्भ में जो कुछ भी है, उसको जो है बाहर निकलने का, उसे प्रदर्शित करने का, उसे क्रियाविधि के अंतर्गत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो होगा क्या कि जब वो अवसर प्रदान करेगा अध्यापक, जब उसे अवसर मिलेगा शैक्षणिक क्षेत्रों में, तो उसका जो तनाव है धीरे धीरे कम होगा। अर्थात जब अवसर मिलेगा तो वह उसके प्रत्यक्ष रूप से उसके लाभ हानि, सुख दुख, गलत सही का वो स्वयं देख लेता है। ऐसी परिस्थिति में जब अध्यापक शैक्षणिक गतिविधियों में या क्रियात्मक गतिविधियों में या सामाजिक गतिविधियों में जब अवसर प्रदान कर देता है, तो उसका जो तनाव है, जो उसको खास तौर से किशोरावस्था में जो उसको समझ में आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जानता हूँ, मुझे ही सब कुछ सही से आता है, उसका वो भ्रम धीरे धीरे दूर होगा। अब विभिन्न जो चिंता है, द्वंद्व है, कुंठा या है, इसमें से कोई भी दबाव उसको ढंग से वो कम कर लेगा या तनाव को दूर करने में सफल हो जाएगा। जैसे अगर वो सही है, बालक सही व्यवहार बता रहा है, तर्क भी सही दे रहा है, उसके पास योग्यता भी है, उसकी जानकारी भी है, जागरूकता भी उसके पास है, तब क्या होगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा, सफलता को प्राप्त कर जाएगा। तब भी उसका तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। गलत है तो भी वो तनाव को कम कर लेगा, सही है तभी वो तनाव को कम कर लेगा। इसके लिए अध्यापक को चाहिए या घर में या समाज में उसको क्या चाहिए, उसके व्यवहार को प्रदर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा है तनाव करने का तरीका, पलायनवादी व्यवहार अपनाना। जैसे अगर बालक का जो है तनाव कम करना है तो ऐसे में क्या करना है कि अगर बालक को इस ढंग से बताना है कि जो गलत है उसके विषय में वह समझ जाए कि ये गलत है, जो अनावश्यक है यानी कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अनावश्यक या गलत तरीके से अपनी बात मनवाना चाहता है, तो अगर उसको इस चीज़ से अवगत करा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका तनाव कम हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी भ्रम में या संवेगों के उफान में भी यह गलत या अनावश्यक कार्य या गतिविधियाँ हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों से उसे दूर भगा दिया जाए तभी तनाव मुक्त हो जाएगा। मैंने बताया संवेग, गलत संवेग बढ़ जाते हैं, गलत संवेगों के लिए बता दिया जाएगा इसका घातक परिणाम क्या होता है
इसका व्यवहारिक और सामाजिक परिणाम क्या होता है, तो निश्चित रूप से वह उस कार्य से दूर भाग जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। कुल मिला के हम बात करें गलत कार्यों से, गलत व्यक्तियों से, गलत संगत से अगर हम उसे परिचय करा दें, उसके बारे में बता दें, तो निश्चित रूप से उस व्यवहार से दूर हो जाएगा। जब गलत व्यवहार से दूर रहेगा तो निश्चित तनाव से मुक्त रहेगा। उसी तरह से दिशा बदलना, यदि वो जान गया कि यह कार्य हमसे नहीं हो सकता है, यह कार्य हमसे हो सकता है, अगर स्वयं जान गया तो भी वो कार्य बदल देगा, जिसकी वजह से तनाव मुक्त हो जाएगा। या अध्यापक ही उसको बता दे कि आपके योग्यता के अनुरूप यह कार्य है, यह विषय है, यह कला है, यह खेल है, तो योग्यता के अनुरूप जैसे वो जान जाएगा तो अपना खेल बदल देगा। जब खेल बदल देगा तो योग्यता के अनुरूप खेलेगा तो सफलता मिलेगी, तनाव मुक्त हो जाएगा। उसी तरह से असफलता, अगर बार बार वो असफल होता है तो निश्चित रूप से उस बालक को भ्रम है कि हमारे पास इस कार्य की योग्यता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर उसको सही ज्ञान, तर्क के साथ ज्ञान इत्यादि का अगर अनुभूति करा दिया जाए तो निश्चित रूप से वह खेल बदल देगा, दूसरा करेगा या दूसरा विषय पढ़ेगा तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। तो यानी एक विषय से भागेगा, दूसरा पकड़ लेगा असफलता में, तभी वो तनाव मुक्त हो जाता है। उसी तरह से प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन के भी क्षेत्र में उसकी योग्यता का मूल्यांकन कराना या उसमें भाग ले आना या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके डिबेट उत्पन्न करना, तो इससे भी क्या होता है, उसको अपने क्षेत्र को अपनाने और पकड़ने, यानी अपने क्षेत्र को अपनाने में सफलता, और अगर योग्यता नहीं है तो अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में सफल होने के कारण से या वैसी क्षेत्र को चुनने के कारण से भी वो टेंशन फ्री हो जाएगा। तो ये पलायनवादी व्यवहार की वजह से भी हम एक बालक को उसके योग्यता के अनुरूप क्रिया गतिविधि में आगे बढ़ा सकते हैं। अनावश्यक गतिविधि, भावना, विचार, कर्तव्य में हम उसे उस तरफ से भगा सकते हैं, पलायन करवा सकते हैं, ताकि वह टेंशन फ्री हो सके, ताकि स्वस्थ और व्यवस्थित अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। तो यह भी अपनाया जाता है। अगला है समझौतावादी व्यवहार अपनाना। जैसे अगर कोई परिस्थिति है ही या कोई कार्य ऐसा आ ही गया या कोई उसके पास ऐसी योग्यता है जिसमें उसे सफल होना ही आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, अगर देखा जाता है कि बालक सही कार्य में है लेकिन बार बार असफल हो रहा है, उसकी योग्यता उतनी नहीं हो पा रही, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, साधनों का प्रयोग करके उसको वहाँ तक सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, या उसका जो लक्ष्य है उससे थोड़े छोटे वाले लक्ष्य तक उसे पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए, या उसकी बात बताना चाहिए। यदि ये देखा जाता है कि नहीं, वास्तव में ये इसी क्षेत्र को ही पसंद करेगा, दूसरा विकल्प नहीं पसंद करेगा, तो उसकी योग्यता के अंतर्गत उसे बताना होगा, अवगत कराना होगा कि आपकी योग्यता यहाँ पर कमज़ोर है रही, अगर यह साधन का प्रयोग कर लें, इस व्यक्ति का साथ ले लें, तो निश्चित रूप से आपको जहाँ सब कुछ आपका जानने वाला वहाँ बहुत कुछ आप बचा सकते हैं, या आधा बचा सकते हैं, आधा से ज़्यादा बता सकते हैं, या सफलता में बंटवारा करा करके जो है हम उसे जो है आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति में एक समझौतावादी दृष्टिकोण या साझा का दृष्टिकोण, साधन से, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे के सहयोग से, दूसरे के ज्ञान से या अपने लाभ में एक दूसरे के साझा के द्वारा हम उसे आवश्यक वस्तु प्राप्त करा सकते हैं, जिससे हम उसे क्या कर सकते हैं, तनाव मुक्त कर सकते हैं या तनाव को कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह प्रत्यक्ष डायरेक्ट उपाय रहा, जिसके अंतर्गत वह समझौता कर ले, जब उसको वह चीज़ न मिल रही हो, आवश्यक भी हो, तो इस परिस्थिति में समझौता कर ले, तभी तनाव मुक्त। अगर वो देखता है कि इसके हम योग्य ही नहीं, तो दूसरा क्षेत्र बदल दे, यानी उस योग्य से उस तरफ से भाग करके दूसरा क्षेत्र, दूसरा व्यवहार क्रिया अपना ले, तब भी वो तनाव मुक्त होता है। या फिर उसके पास जो योग्यता है उसे संघर्ष का, उसको प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए, तभी वो तनाव मुक्त हो सकता है। यहाँ पर जो अंतःक्रिया हो रही है छात्र और विषय के बीच में या कार्य के बीच में, वो प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम तनाव मुक्त कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें अप्रत्यक्ष, इसमें बालक जो है स्वयं अपने ही मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्वयं पर ही विचार करता है, परिस्थिति या कार्य पर विचार न करके स्वयं पर ही अपना विचार करके वो निर्णय लेता है कि कैसे हम जो है तनाव मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, अगर देख रहा है अध्यापक कि बार बार विद्यार्थी, जैसे पढ़ना ही है, 12 तक तो पढ़ना ही है, या 10 तक तो पढ़ना ही है, या 8 तक कॉमन विषय पढ़ना ही है, तो चाहे किसी को भले ही साइंस पसंद हो, लेकिन 8 तक तो कॉमन विषय पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर देख रहा है अध्यापक कि नहीं, ये बार बार जो है तनाव में जा रहा है, तो अध्यापक क्या करे, उसे जो थिसिल यानी बार बार असफलता की वजह से अगर उसको बार बार निराशा बन रही है, बार बार जो है अपने आप को समझा करके बार बार संघर्ष कर रहा है, या उसका स्व मूल्यांकन सही दिशा में अगर करा दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो
कार्य के प्रति थिसिलता है या अपने दायित्व के प्रति थिसिलता है वह दूर कर सकता है, या उस थिसिलता में अपनी उपलब्धि के पर ही संतोष कर सकता है। अगर संतोष कर ले तब भी वो टेंशन फ्री हो जाता है, या बार बार थिसिल होकर के कोई दिशा अपना कार्य का बदल दे, निराश होकर के बार बार अपना कार्य का दिशा ही बदल दे, तब भी क्या होगा, वह जो है स्वयं से अपने आप को टेंशन फ्री हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। दूसरा है आत्मवार्तालाप। जैसे अपने से भी बात करना चाहिए कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, मैं कहाँ तक सोचता समझता जानता हूँ, मेरे बस में क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, ये सब क्या है, हमारे लिए इससे अच्छा विकल्प क्या है, हमारे लिए लाभप्रद क्या है, हमारी योग्यता कैसी है। इन सब बीचों को अगर वो तर्क करके स्वयं से ही अगर प्रश्न करता है तो जो कुछ भी उसके जीवन में कार्य से उपलब्धि हुई है या उस कार्य को छोड़ करके जो दूसरे क्षेत्र में चला गया है, तो भी उन दोनों परिस्थितियों में भी वो अपने आप को संतोष में बदल लेगा या अपने आप को उस स्थान पर उचित मान करके अन्य परिस्थितियों को दोषी न देते हुए अपने आप को तनाव से मुक्त कर लेगा। लेकिन कब, जब वह स्वयं के विषय में मंथन, चिंतन, विचार, तर्क इत्यादि करेगा तब। इस अवस्था में भी अध्यापक को ले जाना चाहिए ताकि उस बालक को ऐसे मोड़ पे छोड़े जहाँ पर बालक स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं की समझ, स्वयं की इच्छा, स्वयं की योग्यता क्षमता को पहचान ले, ताकि जो कुछ भी उसे ज्ञान प्राप्त है या जो रिजल्ट आया है, जो भी कार्य दिया गया है, उसमें अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार एक संतोष का या आत्म योग्यता का मूल्यांकन करते हुए जो कुछ उपलब्धि हुआ है उस पर वह सहर्ष विश्वास कर सके, तब भी वह तनाव मुक्त हो जाता है। आगे है रक्षात्मक चुनौतियाँ। जैसे मान सम्मान की रक्षा की बात आ गई, इज्जत की बात आ गई, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए अध्यापक को कि ऐसे समय में विद्यार्थी की ऐसे ढंग से निर्देश करे, ऐसे ढंग से बताए, ऐसे ढंग से समझाए कि वह अपनी रक्षा करने में सफल हो सके। जैसे अगर आपको पता चल गया कि ये कार्य मेरा यहाँ गलत है, अगर इससे हमारा भयानक रिजल्ट आएगा यानी हम असफल हो जाएंगे, तो उसमें सुधार की बात किया जाए, शोधन, यानी उस कार्य में कैसे सुधार किया जाए, उस गलती को कैसे सुधारा जाए, उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। उसको अगर पूरा कर लेता है तब भी उसका मान सम्मान, उसका रिजल्ट या उसका व्यक्तित्व बच जाता है। तो यह भी एक प्रकार से आत्मरक्षा का उपाय है। दूसरा उपाय है दमन। जैसे गलत प्रवृत्तियाँ हैं, गलत आदत है, गलत संवेग है, गलत इच्छाएँ हैं। जैसे कोई भी आदमी सुंदर स्त्री को बहुत पसंद करता है, सुंदर स्त्री को पसंद करता है तो क्या करें, उसको वो कमेंट करवाएं? नहीं। अगर उसको पता चल गया कि ये गलत प्रवृत्ति है, क्योंकि हर आदमी की योग्यता के अनुसार ही विधाता शादी कराता है, तो वहाँ क्या होगा, उस गंदे प्रवृत्ति से भागेगा। यानी गंदे संवेगों का दमन करना। जैसे काम, सेक्स की इच्छा ज़्यादा बढ़ना बहुत बुरा होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो उसको कम ही करे, उसको दबाए। क्रोध बहुत बुरा होता है, ज़्यादा अनर्थ ही उत्पन्न करता है। लोभी व्यक्ति जो हमेशा पैसा वसूलता है, जो हमेशा कमीशन, पैसा, घूसखोरी वूसखोरी करता है, वो भी गलत प्रवृत्ति है। अगर उसको समझ में आ गया कि नहीं गलत है, गलत काम का गलत परिणाम है, तो निश्चित रूप से उस कार्य से भगेगा, दमन कर देगा उस इच्छा का। तो इससे भी हम उसके भविष्य का, उसके व्यक्तित्व का, उसके विकास का रक्षा कर सकते हैं। और रक्षात्मक प्रवृत्तियाँ अगर देखता है कि नहीं इस कार्य में बहुत ज़्यादा हमारा कई पीढ़ी नाश हो जाएगी, क्योंकि गलत काम का गलत परिणाम होता है, गंदी कमाई का मन बुद्धि ये दोनों रद्द कर देती है गंदी कमाई। अगर हो गया तो वो अपना कार्य बदल दे, तब भी उसके जीवन का, उसके पीढ़ी का, उसके योग्यता का रक्षा हो जाता है, तब भी वो टेंशन फ्री हो जाता है। क्योंकि आप जान लीजिए, चोर लाख चोरी करके राजा बन जाए, लेकिन उसको भी पता रहता है कि ये गलत काम है। जैसे अगर कुत्ता कोई रोटी देता है तो उसके सामने बैठ के खाता है, लेकिन वही कुत्ता अगर घर में से रोटी चुरा ले तो वह भाग के दूर जगह छिप के खाता है, तो उसको भी पता रहता है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से वो अपने व्यक्तित्व का, अपने कार्य का परिवर्तन करके अपने जीवन का, अपने उद्देश्य का, अपने पवित्रता का रक्षा कर सकता है। आगे समझौता, अगर वो देख ही लेता है कि नहीं यहाँ पर मैं पूरी तरह सफल हो जाऊँगा, किसी का सहयोग ले लूँ, किसी को पार्टनर बना लूँ, तो वह समझौता भी उसके पद का, उसके इच्छा का, उसके धन का रक्षा का कारण बन जाता है, जिससे वो टेंशन फ्री हो जाता है। दूसरे का सहयोग, अगर उसके ज्ञान में कमी है, योग्यता में कमी है, तो दूसरे से भी सहयोग ले करके अपनी
इच्छा का, अपने उद्देश्य का वो रक्षा कर सकता है, अपने जीवन का, अपनी भावनाओं का रक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि तनाव को कम करने का उपाय क्या है, जिसमें हमने कुछ शैक्षणिक उदाहरण और कुछ व्यवहारिक उदाहरण दे करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि तनाव को कम करने के क्या उपाय हैं या कौन कौन सी युक्तियां हैं सामान्यतः व्यवहार के अंतर्गत, शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।